Hello guys, so today's topic is AC which is also known as alternating current. अब इसके अंदर करंट वोल्टेज मतलब बेसिकली तो हम करंट ही डिस्कस करेंगे बट वोल्टेज इज लाइक इक्वल मतलब उसी की तरह समझ आएगा वो भी. So let's get started. Voltage or current is said to be alternating if it changes continuously in magnitude and periodically in direction. It can be represented by sine or cos curve. तो जब हमारी alternating current या voltage जब वो लाइक चेंज करे कॉन्टिन्यूसली मैग्नीट्यूड और पीरियोडिकली इन डायरेक्शन. मतलब देखो देखो ये एग्जांपल है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, ये मतलब इक्वेशन ऑफ वेव जो हमने अभी ईएमडब्ल्यू के अंदर स्टडी करी थी. सेम कॉन्सेप्ट से सारे. इधर आई नॉट हमारा पीक मैक्स एम्पलीट्यूड के नाम से जाना जाता है. ओमेगा इज 2 पाई एफ और 2 पाई बाय टी वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड and I is the current at any time small t. ठीक है, like somewhat like instantaneous current. Now see how the graph is looking. ये हमारी y axis है, ये I नॉट है और ये माइनस आई नॉट है. मतलब ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है. देखो पहले पॉजिटिव था, मैंने ऊपर वाले को नेगेटिव कंसिडर करा, नीचे वाले को पॉजिटिव. ठीक है, इवन दो ऊपर वाले को पॉजिटिव कंसिडर करते नीचे वाले को नेगेटिव, बट दैट डजंट मैटर. सो अभी हम समझ रहे हैं. तो देखो इसने ऊपर पहले ही ऊपर गया ग्राफ फिर नीचे गया. सो द पीक वैल्यू इज द सेम. ठीक है, अगर मैं ये ग्राफ यहीं पे रोक दूं और आपसे पूछूं कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी. वेरी गुड क्वेश्चन जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी. तो अब देखो जितना यहाँ पे नेगेटिव का ग्राफ है उतना पॉजिटिव का ग्राफ है. राइट, सिमेट्री है यहाँ पे. तो इसका एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगा. सो द बिग क्वेश्चन अराइजेस कि अगर इसका एवरेज वैल्यू 0 है तो हमें करंट मिल कैसे रहा है. सो दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर लेक्चर. सी, पहले हम कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड करंट. मतलब ये आई नॉट माइनस का भी एम्पलीट्यूड कहलाया जाएगा. वी विल टॉक अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन. तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, ऊपर वाली भी मैक्सिमम वैल्यू थी. टाइम टेकन बाय एसी टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ करंट. तो जो एक साइकिल के अंदर टाइम लग रहा है, जैसे ये पूरी वन साइकिल है यहाँ तक. ठीक है, ऊपर नीचे जब एक ही सिमेट्री फॉलो हो जाए तो ये पूरी वन साइकिल है. ठीक है, तो इसके अंदर जितना टाइम लगा उसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं विच इज कॉल्ड टाइम पीरियड. और पीरियोडिक टाइम से भी जाना जाता है. ना नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय एसी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स एक सेकंड के अंदर हमारी कंप्लीट होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर करंट एंड वोल्टेज टू बी ऑल्टरनेटिंग. कंडीशन क्या क्या चाहिए, हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए. देखो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर रही कि मेरा ग्राफ अगर ये ऊपर की तरफ इतना ऊपर जा रहा है तो नीचे के लिए मैं इसे यहाँ तक ले गई. नहीं, एम्पलीट्यूड आप देखोगे दोनों तरफ कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन इज एम्पलीट्यूड शुड बी कांस्टेंट. ऑल्टरनेटिंग हाफ साइकिल इज पॉजिटिव एंड हाफ इज नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिखा रखा है. द ऑल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन. ये हमने ऊपर अभी डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था. नाउ विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द ग्राफ ऑफ एसी. देखो आपको अब देखना है कौन सा एसी है और कौन सा एसी नहीं है. तो देखो ये तो साइनोसॉइडल ग्राफ है, साइन का कर्व भी ऐसे ही बनता है. ये 90 पे मैक्सिमम जाता है, 0 पे मिनिमम रहते हैं, ऐसे करके मूव करते हैं आगे. सो इसे साइनोसॉइडल ग्राफ कहते हैं और ये एक एसी है. अब सॉ टूथ एसी क्या होता है, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. अब एक चीज देखो, इसका यहाँ पे पीक वैल्यू है और यहाँ पे पीक वैल्यू है. दोनों का पीक वैल्यू सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड हमारे पीक वैल्यू का कांस्टेंट है. और डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज कर रही है, रिवर्स हो रहा है डायरेक्शन. तो ये भी एक एसी कहलाया जाएगा. स्क्वायर एसी क्या होता है, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट. सो दैट व्हाट मींस इज कि दिस इज आल्सो एन एसी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज टू ग्राफ्स. सो पर्टिकुलरली आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रह रहा. आई एम सेइंग कि देखो डायरेक्शन रिवर्स कर रही है, नो डाउट इन दैट. देखो ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल. बट द थिंग विच इज रॉन्ग हियर इज दैट कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो बदल रहा है. यहाँ पे मैग्नीट्यूड ये था, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया. तो मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन एसी. वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाली थी लाइन, तो मतलब इसके नीचे जाएगा तो ऑल्टरनेटिंग हाफ साइकिल जो है उसे हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं अगर ये इस लाइन के नीचे जाता है. ये एक्स एक्सेस के नीचे जाता है, बट ये तो जा ही नहीं रहा है, ये तो ऊपर ही ऊपर रह रहा है. तो ये भी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये भी पॉजिटिव हाफ साइकिल है. सिंस पीरियोडिकली डायरेक्शन में रिवर्स
हो ही नहीं रहा, चेंज आ ही नहीं रहा, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन एसी। ना एवरेज और मीन वैल्यू क्या होता है? सो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम कैसे, पहले तो एवरेज के अंदर हम ऐसे मतलब इस तरह से हम एवरेज डिनोट करते हैं, मतलब ये आई एवरेज है, ठीक है, ये एवरेज का एक साइन होता है, सिंबल होता है। ओके, इसे कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी एंड जीरो से टी, मतलब जो भी आपकी वैल्यू है लिमिट से, सिंपल इंटीग्रेशन होता है। और एक और फॉर्मूला होता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व अपॉन में टाइम पीरियड। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर फुल साइकिल की बात करें तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, और फर्दर आगे तक, मतलब अगर मैं साइन टेन थीटा लिख दूं, कॉस टेन थीटा लिख दूं, इसकी फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो आती है। वेयर एज इफ वी हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है? टू बाय पाई आती है, और नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर माइनस टू बाय पाई आती है। सो ये जो हमारे पे डाटा है, ये जो मैंने आपको एक कंक्लूजन्स बताए, ये हमने मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगाकर पूरा इंटीग्रेशन कर कर ही निकाले हैं। बट सिंस वी आर स्टडिंग फिजिक्स एंड वी हैव टू बी क्विक इन जेई, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज रिजल्ट बाय हार्ट, ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। नाउ सी, अगर हम बात करें साइन स्क्वायर थीटा के एवरेज की, या साइन स्क्वायर थीटा के एवरेज की, या कॉस स्क्वायर थीटा के एवरेज की, तो उसकी वैल्यू होती है 1/2। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो देखो हमें पता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है। देखो, अगर आई आपको दिया है ए साइन ओमेगा टी, अब साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? 1 तक जाता है, तो इसकी आई मैक्स क्या हो गया? 1 हो गया। Whereas if we talk about I is equal to a cos ओमेगा टी, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, 0 पे आती है, तो आई मैक्स क्या हो गया? ए हो गया। अब दिस इज द नेक्स्ट थिंग, अगर इसकी वैल्यू है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, तो इसके अंदर आपकी आई मैक्स की वैल्यू क्या आएगी? आई मैक्स वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेयर एज इधर क्या है? आई इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ए प्लस बी वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई। अब वी विल डिस्कस अबाउट आर एम एस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसके अंदर क्या होता है? देखो, अभी मैंने आपको एवरेज लेना सिखाया, ठीक है, इसमें पहले हमें करंट का जो भी इक्वेशन हमें दिया होगा, जो भी हमें वेव की फॉर्म में दिया होगा, या किसी भी फॉर्म में दिया होगा, जो भी इक्वेशन हमें करंट का दिया होगा, उसको हमें करना है स्क्वायर। स्क्वायर करके हमें उसका निकालना है एवरेज, और एवरेज के ऊपर हमें लगा देना है रूट। सी, अभी मैंने आपको क्या बताया? ये करंट की कोई भी इक्वेशन थी, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये आई का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद मैंने ले लिया एवरेज, तो आई स्क्वायर डी टी, जीरो से जो भी लिमिट्स होगी अपॉन डी टी, जीरो से जो भी वैल्यू होगी, इसका इंटीग्रेशन जो हमने अभी ऊपर एवरेज निकालने में देखा, जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था। वेट अ सेकंड, आई विल शो इट टू यू अगेन। देखो ये वाला फॉर्मूला एवरेज का, मीन भी कहते हैं जैसे, तो रूट, ठीक है। अब क्या बचा? स्क्वायर हो गया, मीन हो गया, अब क्या बचा? रूट बचा, तो ऊपर आपको रूट लगा देना, ऐसे आपको आरएमएस वैल्यू मिलती है। अब ये कुछ कुछ लाइक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना है, ताकि आपको बार बार निकालनी ना पड़े। सो सी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आई नॉट होगी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो वो क्या होगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी है, तो ओमेगा। आरएमएस वैल्यू क्या होगी? आई नॉट बाय रूट टू। और मीन वैल्यू एवरेज, तो देखो सबका जीरो ही आएगा, क्यों? क्योंकि साइन और कॉस का जो एवरेज आता है, अगर आप एरिया अंडर द कर्व देखोगे एक फुल साइकिल के अंदर, तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल को मिलाकर कैंसिल आउट हो जाता है। नाउ आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? देखो, साइन और कॉस अगर दोनों एक साथ फंक्शन में दिए हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकालोगे? देखो, आपको पता है साइन 45 और कॉस 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो यही एक मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ पे हमें मैक्सिमम आंसर मिलेगा। तो अगर मैं 45 रख दूँ इसकी जगह, तो साइन 45 क्या होता है? 1/√2। तो ये क्या बनेगा? आई नॉट बाई रूट टू प्लस आई नॉट बाई रूट टू। इनको प्लस करोगे तो ऊपर बन जाएगा 2 आई नॉट बाई रूट टू। रूट टू से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा? √2 आई नॉट। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऐसे निकल के आई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी ओमेगा लिखे तो ओमेगा हो जाएगा। आरएमएस क्या होता है? इसको डिवाइड बाय रूट टू कर देंगे, तो जिससे हमने आई नॉट डिवाइड बाय रूट टू करा, तो आरएमएस आ गया आई नॉट बाय रूट टू। इसे डिवाइड बाय रूट टू करोगे तो आरएमएस आएगा आई नॉट। मीन वैल्यू इसकी भी जीरो होगी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस थर्ड एग्जाम्पल विच वॉज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो, हमें पता है साइन की साइन टू थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा है, टू नहीं है,
तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करूंगी, तो इधर तो अगर मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करा है, तो देखो आई नॉट बाय 2 बचा और क्या बचा, साइन 2 ओमेगा टी। अब इसकी मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा हो गई, तो इससे मैंने यहाँ पे 2 ओमेगा लिखा। मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट बाय 2 हो गई, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। सो दिस विल बी आई नॉट बाय 2, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई आई नॉट बाय 2। अब मैंने बताया कि फॉर अबव केसेस, ये जो पर्टिकुलरली 3 केसेस की बात करिए, इसके अंदर जो आई आर एम एस होता है वो मैक्सिमम का रूट 1/√2 टाइम्स होता है। तो इसके अंदर ये आई नॉट बाय 2 था, इसकी आर एम एस अगर मैं पूछूं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/√2 से, तो आई नॉट क्या बने, मतलब आर एम एस वैल्यू क्या बनेगी, आई नॉट अपॉन 2√2। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। अब आरएमएस अगर हम प्रॉपर फॉर्मूले से निकाले तो कैसे निकलते हैं, तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया, हमें पूछा है कि आरएमएस वैल्यू निकालो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की। तो फॉर्मूला क्या था कि पहले स्क्वायर करना है, उसका एवरेज निकालना है, ऊपर अंडर रूट डाल देना है। तो देखो इसका स्क्वायर करा तो क्या बना, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। अब मेरे को एवरेज निकालना है, तो डी टी अपॉन 0 से टी, यहाँ पे टी बन जाएगा। तो 1/t तो बाहर आ गया क्योंकि तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। अगर आपको dt का इंटीग्रेशन करना होगा तो आप t ही लिखोगे ना। और इधर क्या है, आई नॉट स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, तो आई नॉट स्क्वायर भी आप बाहर ले जाओ। अब आपका क्या बचा इंटीग्रेशन के अंदर, 0 से t इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी को। ठीक है, अब साइन स्क्वायर का आपको पता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, बट आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। तो प्रॉपर्टी से आपको जो एंगल हाफ प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो उसी आइडेंटिटी को और ओपन करके तो मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं हाफ माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। तो मैंने आइडेंटिटी के थ्रू इसे सॉल्व कर दिया। अब अगर हम आगे देखें तो देखो हाफ डी टी का फॉर्म, हाफ डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी बाय 2 हो जाएगा। तो ये तो टी बाय 2, बट कॉस 2 ओमेगा टी का जो हमने एवरेज देखा था वो 0 था, तो इसको हमारा कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। और ये क्या बनेगा, आई नॉट स्क्वायर बाय टी इंटू टी बाय 2, टी से टी कैंसिल हो गया, तो हमारा आर एम एस वैल्यू क्या बन गई, आई नॉट बाय √2, क्योंकि ऊपर अंडर रूट भी था तो स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो गया, और नीचे 2 पे अंडर रूट आ गया, तो आई नॉट बाय √2 विल बी द आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। Now next, there is a like bunch of important things which I would like to discuss. So AC can't be used in charging of battery or capacitor as its average value is 0. Since उसकी average value 0 है तो AC हम use नहीं कर सकते charging of battery के अंदर या capacitor के अंदर। AC can't be used in electrolysis or electroplating due to large inertia of ion, क्योंकि उसमें large inertia of ion होता है, तो electrolysis और electroplating के अंदर हम AC का use नहीं कर सकते। फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट आई नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, फिर आई आर एम एस की होती है, फिर आई एवरेज की होती है। आई एवरेज तो ऑलमोस्ट 0 ही होता है जो हमने देखा, दैट्स वाई instrument based on heating effect of current are works on AC and DC supply and provides same heating for same value of AC का RMS यूज होता है, DC का एवरेज यूज होता है। AC का एवरेज तो यूज ही नहीं हो सकता क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए AC का RMS और DC के एवरेज के ऊपर जो आपका बल्ब है वो इक्वली सेम ब्राइट करता है, मतलब सेम तरह की रोशनी देता है। DC मीटर के अंदर AC सर्किट हमारा डीसी मीटर अगर आप लगाओगे एसी सर्किट में तो 0 रीडिंग आएगी, क्योंकि एवरेज ऑफ एसी 0 होता है 1 साइकिल के अंदर। एसी मीटर डीसी और एसी दोनों के अंदर वर्क करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फेज एंगल। फेज एक तरह से एक तरह का एंगल ही होता है, जैसे मैंने लिखा, देखो सपोज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब फाई नॉट क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये पूरा एक फेज है। बट इनिशियल फेज से हमें क्या पता चलता है कि जब टी 0 पे था, देखो अगर मैं टी की वैल्यू 0 रख दूं तो मेरे पे फेज क्या बचेगा, फाई नॉट बचेगा, तो टी 0 के ऊपर जो हमारा फेज था वो फाई नॉट था। अब अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें तो सपोज मैंने आपसे पूछा कि फेज डिफरेंस क्या है, तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली साइन के अंदर की वैल्यू और जो दूसरे मतलब जितनी भी साइन के अंदर की वैल्यू है उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दूसरी वैल्यू में से। तो देखो आई वन इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन, आई टू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। इसका मैंने आपसे फेज डिफरेंस पूछा तो क्या होगा, देखो फाई आई टू माइनस फाई आई वन, तो मेरा बना फाई टू माइनस फाई वन, क्योंकि ओमेगा डी से ओमेगा डी तो कैंसिल हो गया। तो ऐसे हम फेज डिफरेंस निकालते हैं। अब लैगिंग और लीडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो
फंक्शन विच अचीव्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट इज लीडिंग। तो जो भी फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहले अचीव करता है उसे हम लीडिंग के टर्म्स के अंदर बोला जाता है। अब ये मैंने आपको ईएमडब्ल्यू में बताया था कि अगर आपका जो फेज है उसके अंदर आप कुछ प्लस कर रहे हो, कोई एंगल आप प्लस कर रहे हो, तो आपको जो ग्राफ है वो नेगेटिव एक्सिस मतलब नेगेटिव के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम वैल्यू जल्दी अचीव होगी। तो देखो आई वन क्या दिया, आई वन इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 90 पे आएगी। ठीक है, आई टू इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई थ्री, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय सिक्स पे ही अचीव हो जाएगी। सिंस इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय सिक्स पे अचीव हो रही है, तो आप कह सकते हो कि आई टू इज लीडिंग आई वन बाय पाई बाय थ्री। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। नाउ इफ अनदर एग्जांपल कम्स इज आई वन इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, आई टू इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। हमें पता है कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 0 पे 1 होती है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे कि आई टू इज लीडिंग आई वन बाय पाई बाय टू, आई टू इज लीडिंग आई वन बाय पाई बाय टू। तो देखो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। नाउ फेजर डायग्राम क्या होता है, डायग्राम रिप्रेजेंट एसी, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज वेक्टर। तो वेक्टर के अंदर भी हम इसे कर सकते हैं, जिसके अंदर एक फेज एंगल होता है, जितना भी एंगल हमें साइन ओमेगा टी के अंदर दिया होता है हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोजेक्शन जो हमें देता है वो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करती है, और लेंथ जो होती है वो हमें पीक वैल्यू हमें बताती है किसी भी इक्वेशन की। तो देखो अगर आपको आई नॉट साइन ओमेगा टी का बनाना है, तो देखो ये ओमेगा टी मैंने ओमेगा टी एंगल के ऊपर आई नॉट रख दिया, ये इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो आई नॉट होगा और एंगल इसका ओमेगा टी है। और अगर मैं आपसे वोल्टेज का पूछूं तो वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, तो यहाँ पे मैंने फाइव नॉट और ऐड कर दिया, ये इसकी पीक वैल्यू है और ये इसका एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। तो ऐसे करके भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ एसी देखें तो एसी चीपर होता है डीसी से, इजिली कन्वर्टेबल होता है डीसी के अंदर रेक्टिफायर यूज करके। हमें पता है रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर हमने सेमीकंडक्टर्स के अंदर पढ़ रखा है ऑलरेडी। इट कैन बी यूज, इट कैन बी इजिली कंट्रोल्ड चॉक कॉइल, तो चॉक कॉइल इंडक्टर के अंदर भी ये यूज होता है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट नो पावर लॉस, इसके अंदर पावर लॉस नहीं होती, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर हम इसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। इट कैन बी स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। आगे हम ट्रांसफॉर्मर डिटेल में भी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ विल टॉक अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो अगर सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करें, देखो अगर सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोज मैंने एक सर्किट बनाया है, ये वोल्ट मीटर है, इसमें से करंट निकल रहा है, ये आई करंट है, और आर इसके अंदर ओनली रेजिस्टेंस है। सर्किट के अंदर मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ रेजिस्टेंस लगाया आर ओम का। तो V की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब करंट कैसे निकालते हैं, ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर, तो I क्या हो जाएगा V बाय आर, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर लिखेंगे। V नॉट बाय आर को मैंने आई नॉट का नाम दे दिया क्योंकि ये I की पीक वैल्यू होगी। तो जो फेज एंगल बनेगा, क्योंकि दोनों के अंदर साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, तो फेज डिफरेंस तो इनके बीच में 0 होगा, तो ये क्या होगा, इन फेज होगा, डिफरेंस नहीं है, तो इसे हम कैसे बोलते हैं, इन फेज है। इनका फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, दोनों सेम एंगल पे ही जाते हैं। इसके अगर हम पावर की बात करें तो पावर के फॉर्मूले जो हमने पहले पढ़े वही हैं, आई स्क्वायर बाय आर। अगर आप पावर का फॉर्मूला देखो, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला देखो, सो दैट कम्स आउट टू बी आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर। और एवरेज का फॉर्मूला देखो तो दैट विल बी आई स्क्वायर आर एम एस बाय आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, और वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन आर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूलाज, दे कैन बी मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ऑन दिस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट प्योर इंडक्टिव सर्किट, अब देखो ये मैंने वोल्टेज बैटरी लगाई, बैटरी के अंदर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ये जो है ये इंडक्टिव सर्किट है, मतलब इसके अंदर सिर्फ मैंने एक इंडक्टर लगाया, ठीक है। नाउ हमें पता है, हमने लेंस लॉ भी अभी पढ़ा है, ठीक है। लेंस लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, जिसके अंदर जो हमारा एल था वो सेल्फ इंडक्शन था, तो हमने वही यहाँ पे यूज करा है, ठीक है। अब हमने एक तरह से लूप लगाया था, तो हमने देखा वी और यहाँ पे माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि उसका ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस एल डी आई बाई डी टी होता है। तो इसको फिर 0 के इक्वल रखा, तो v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी आ गया, ठीक है। अब v की वैल्यू क्या थी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे पुट कर दी। अब l को नीचे ले गए और t को ऊपर ले गए और दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दिया तो हमें पता है साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, राइट। तो क्या बना, माइनस वी नॉट बाय एल कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा इज इक्वल टू आई।
तो आई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वी नॉट ओमेगा एल अपॉन ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो लैग कर रहा है बाय पाई बाय टू। ठीक है, आई नॉट की जो पीक वैल्यू होगी वो क्या होगी, वी नॉट बाय ओमेगा एल। ओमेगा एल को हम एक्सएल के नाम से भी जान सकते हैं, और एक्सएल क्या होता है, टू पाई एफ एल होता है या ओमेगा एल होता है। ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसका हमें पहले से पता है, टू पाई एफ होता है, तो ये फॉर्मूला तो वहीं से आ गया। और एक्सएल को हम किस नाम से जानते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल का नाम। नाउ नोट, if inductor is connected with DC source, frequency of DC source is equal to 0। तो अगर आप किसी इंडक्टर को किसी डीसी सोर्स के साथ अटैच करते हो तो फ्रीक्वेंसी जो आपकी होती है वो 0 होती है, जिसकी वजह से जो आपकी पावर लॉस होता है, जो आपका मतलब डीसी सोर्स होता है उसकी वैल्यू 0 होती है फ्रीक्वेंसी की। तो आपका एक्सेल 0 हो जाता है, मतलब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो इंडक्टर है वो एक्ट करता है एज अ प्लेन वायर। इसके अंदर पाई बाय टू का फेज डिफरेंस था, तो ऐसे करके हम इसे बना सकते हैं फेजर डायग्राम के थ्रू। आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस बाई एक्सएल। राइट, पावर इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। ठीक है, पी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। और पी एवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी नॉट इंटू आई नॉट और इंटू, क्योंकि इसका एवरेज अगर आप लोगे तो 0 आ जाएगा, तो पी एवरेज हमेशा 0 होता है। सो इन केस ऑफ इंडक्टर पावर लॉस हमारी नहीं हो पाती, पावर लॉस हमारी 0 होती है। अब हम बात करेंगे प्योर कैपेसिटर सर्किट की। इसके अंदर सिर्फ मैंने एक कैपेसिटेंस लगाया है। तो देखो इसके अंदर वोल्टेज है वी इक्वल टू बी साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ये एक एसी सोर्स है। आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, हमें पता है क्यू बराबर सी वी होता है। तो क्यू सी वी की जगह मैंने क्या लिख दिया, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब डिफरेंशिएट करेंगे डी क्यू बाई डी टी को, इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। क्योंकि देखो साइन साइन था, साइन का फंक्शन था, इसको मैंने डिफरेंशिएट करा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये यहाँ पे सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया। अब आई क्या होता है, आई होता है वी नॉट, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी को तो हम आई लिखते हैं, तो ये क्या बना, वी नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब ओमेगा सी को नीचे ले जाओ तो वन बाय ओमेगा सी भी लिख सकते हैं। वन बाय ओमेगा सी को मैंने एक्सी के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। एक्सी क्या हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। अब इसको मैंने कैसे लिख दिया, वी नॉट बाई एक्सी को मैंने आई नॉट का नाम दे दिया, तो क्या बना, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। इधर जो है हमारा करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय पाई बाय टू से। अब यहाँ पे एक्सी क्या होता है, एक्सी होता है वन अपॉन ओमेगा सी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू पाई एफ सी। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इसके अंदर जो हमारा एक्सी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है। इसका फेजर डायग्राम, इसके बीच में भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस था, तो इस तरीके से बनता है। जो प्योर रेजिस्टिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट होते हैं उनका कुछ डायग्राम इस तरीके से बनता है। इसके अंदर v इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये वाली लाइन है, आई नॉट साइन ओमेगा टी ये वाली लाइन है। वेयर एज इसके अंदर ग्राफ कुछ इस तरीके से बनते हैं, क्योंकि जो हमारा करंट है वो पाई बाय टू से वो करता है, लैग करता है। प्योर सी का सर्किट कुछ इस तरीके से, मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, आप देख सकते हो। बाकी अगर हम बात करें सीरीज एलसीआर सर्किट की, सो दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी के थ्रू हमें आगे जाके रेजोनेंस समझ आएगा। तो देखो पहले मैंने आपको सेपरेट सेपरेट बता दिया, एक बार मैंने कैपेसिटिव लगाया, मतलब कैपेसिटर लगाया, एक बार मैंने इंडक्टर लगाया, एक बार मैंने रेजिस्टर लगाया सेपरेटली। अब मैंने तीनों को एक साथ लगा दिया है, तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अब आपको पता है जो वी एल होगा वो होगा आई इंटू एक्सएल। जो वी आर होगा वो तो इन फेज होगा करंट के अंदर, तो आई आर। और जो वी एल होगा वो आई इंटू एक्सएल हो जाएगा। अब अगर हमारा जो हमारा इंडक्टिव वोल्टेज है वो ज्यादा हो कैपेसिटिव वोल्टेज से, तो आपका फेजर डायग्राम कुछ तरीके से बनता है। और जो आपका वी का फॉर्मूला होता है वो आप मतलब पाइथागोरस से निकालते हो, तो वो आपका बनता है वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस सी का स्क्वायर।
tan थीटा अगर आप निकालोगे तो बनेगा वी एल माइनस वी सी अपॉन में वी आर, राइट। अब अगर हम सेकंड केस लें कि हमारा जो वी सी है वो बड़ा है वी एल से, तो आपका फेजर डायग्राम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके अंदर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम मतलब ये जो नेट हम वो निकालते हैं ना वोल्टेज, इसी को हम इम्पिडेंस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जेड बोलते हैं। तो V इज इक्वल टू आई जेड हो जाएगा अगर आपको अपना वोल्टेज निकालना है। नाउ रेजोनेंस, दिस वाज द टॉपिक आई वाज टॉकिंग अबाउट। देखो इसके अंदर ना ये L, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, ये मैंने सीरीज के अंदर LCR लगा दी है। AC सोर्स है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ओमेगा की वैल्यू 2πf है। अ सर्किट इज सेड टू बी अ रेजोनेंट। ठीक है, ये एक रेजोनेंट सर्किट तब कहा जाएगा जब इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ द सर्किट, मतलब इस सबकी फ्रीक्वेंसी मिलाकर वुड बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, मतलब जो ओमेगा 2πf, मतलब ये जो ओमेगा वाली फ्रीक्वेंसी है वो इसके इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये कंडीशन रेजोनेंस की है। अब इसके अंदर क्या होता है, एट रेजोनेंस हमारा जो VL होता है ना वो इक्वल हो जाता है VC के। तो हमारा क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो हो जाता है इन फेज ऑफ करंट, क्योंकि अब क्या बचा, VR और I ही तो बचा। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो अब मेरा VR और I ही बचा। अब XL इज इक्वल टू XC। ठीक है, अगर VL इज इक्वल टू VC है तो XL इज इक्वल टू XC होगा। तो ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C भी आप लिख सकते हो। तो इसके अंदर क्या फॉर्मूला बनता है, ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है 1/LC। अब ओमेगा का स्क्वायर आप हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो ओमेगा क्या बन जाता है, 1/√LC। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। नाउ ओमेगा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2π/f। तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2π√LC, राइट। अगर आप इम्पिडेंस निकालोगे तो XL इज इक्वल टू XC है, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल ही हो गई। तो इम्पिडेंस हमारा R के इक्वल आ जाता है, ठीक है, रेजोनेंस के अंदर। वेयर एज आई मैक्स की अगर आप बात करो तो आई मैक्स होता है वी मैक्स, मतलब वोल्टेज का मैक्स अपॉन में R, क्योंकि Z और R तो हमारे सेम हो जाता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वेरिएशन ऑफ इम्पिडेंस विद फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है फ्री रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा XC है वो बड़ा है XL से, तो कैपेसिटिव नेचर शो करता है, जिसके अंदर हमारा जो फेज डिफरेंस होता है वो नेगेटिव होता है। वेयर एज अगर हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो हमारा जो XL है वो XC के बराबर आ जाता है, और रेजिस्टिव नेचर शो करता है, फेज डिफरेंस 0 हो जाता है। वेयर एज अगर हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, तो हमारा XC छोटा होता है XL से, और ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस शो करता है, जिसकी वजह से हमारा जो फेज डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव आता है। नाउ वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी, तो हमें क्या पता है कि अगर आप इम्पिडेंस एट रेजोनेंस, इम्पिडेंस हमारे सर्किट का मिनिमम होता है, जिसकी वजह से इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट। ठीक है, एज इट मोस्ट readily accept that current out of many current whose frequency is equal to natural frequency। ठीक है, अब अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जब पावर का हाफ, ठीक है, टोटल पावर का मैक्सिमम पावर का अगर हम हाफ वो कर लेना फ्रीक्वेंसी, मतलब उस फ्रीक्वेंसी पे हाफ पावर हमें मिल जाए, तो उसे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो कभी आपको अगर पूछा जाए हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपको पावर को हाफ कर देना है, ठीक है। एज हमारा जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है तो जेड हमारा पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, हमें पता है V बराबर IR होता है। तो करंट और इम्पिडेंस का जो फॉर्मूला, मतलब जो रिलेशन निकलता है वो इनवर्सली निकलता है। तो अगर मेरा Z पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा I पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, क्योंकि इनके बीच में इनवर्सली रिलेशनशिप फॉलो होता है। नाउ बैंडविड्थ क्या होता है, देखो ये आई मैक्स और फ्रीक्वेंसी का अगर हम ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरीके से बनता है। इसके अंदर ये जितना शार्पनेस होता है ना इस ग्राफ के अंदर, उतना हमारा जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो अच्छा होता है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, कितना अच्छा हमारा रेजोनेंस वर्क कर रहा है। ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। जो क्यू फैक्टर होता है ऑफ AC
इट गिव्स एन आइडिया अबाउट कि कितनी एनर्जी लॉस हुई और कितनी स्टोर हुई है। जो क्यू का फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट साइकिल और अपॉन मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट साइकिल। नाउ अगर हम क्वालिटी फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला देखें तो दैट इज बेसिकली एक्सएल बाय आर और कह सकते हैं एक्सी बाय आर। नाउ क्यू का एक और फॉर्मूला होता है 1/√LC इंटू 1/R। और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है 1/R√L/C। और क्यू का एक और फॉर्मूला होता है बैंडविथ। बैंडविथ क्या होता है F2 - F1 होता है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऊपर अपॉन F2 - F1। तो ये सारे फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस पे भी आपको क्वालिटी फैक्टर पूछा जा सकता है, या सिंपली ये भी पूछा जा सकता है क्वालिटी फैक्टर होता क्या है और उसे हम किस तरीके से यूज करते हैं। नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स in AC circuit voltage for L or C may be greater than source voltage or current, but it happens only when circuit containing L and C both and R is in the is it is in never greater than source voltage or current। तो इसके अंदर क्या बोला जा रहा है बेसिकली कि अगर आपका L और C है एक AC सर्किट के अंदर, ये पॉसिबिलिटी है कि आपका L और C बड़ा हो सोर्स वोल्टेज से और करंट से। पर ये तभी होता है जब एल सी दोनों सर्किट के अंदर एल मतलब इंडक्टर्स और कैपेसिटर दोनों लगाओ। और अगर हम आर की बात करें तो वो कभी भी बड़ा नहीं होता सोर्स वोल्टेज से और करंट से। अगर हम पैरेलल एसी सर्किट मतलब पैरेलल के अंदर हम एल सी आर लगाएं तो डिफरेंस बिटवीन एल और सी जो होता है वो पाई होता है, मतलब 180 का डिफरेंस आता है। सीरीज रेजोनेंट सर्किट गिव्स वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। जो सीरीज रेजोनेंट होता है उसमें वोल्टेज बढ़ाने का मौका मिलता है और पैरेलल के अंदर हमें करंट बढ़ाने का मौका मिलता है। एट रेजोनेंस करंट डज नॉट डिपेंड, करंट हमें डिपेंड नहीं करती एल और सी पे। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हमारा एक्सएल माइनस एक्सी मतलब जो हमारा नेट रिएक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल आता है। जब हमारा आर इंक्रीज करता है तो बैंडविड्थ भी इंक्रीज करता है और यूनिट ऑफ √LC सेकंड होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम पावर के बारे में बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला VI होता है, ठीक है। एवरेज पावर का फॉर्मूला, RMS पावर का फॉर्मूला, डिसिपेटेड पावर का फॉर्मूला, एक्चुअल पावर का फॉर्मूला, ये सारी चीजें एक ही है। इसे हम पी एवरेज के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव, वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस। वेयर अगर हम RMS पावर, वर्चुअल पावर और अपेरेंट पावर की बात करें तो PRMS का फॉर्मूला क्या होता है VRMS इंटू IRMS। और पीक और मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो V0 I0 तो हमारी मैक्सिमम पावर मिल जाती है। नाउ IRMS cos phi is known as active part of the current, whereas जो हमारा IRMS sin phi होता है वो हमारा inactive part होता है। इसे हम वर्कलेस करंट के नाम से भी जानते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है वोल्टेज के साथ। जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। पावर फैक्टर होता है R/Z। एवरेज पावर cos phi क्या होता है एवरेज पावर अपॉन में RMS पावर। तो cos phi अगर आप निकालोगे ये ट्राइंगल से तो आपका फॉर्मूला बनता है R/Z। ये आपको याद रखना है कि हमारा एक्टिव पार्ट क्या होता है, इनएक्टिव पार्ट क्या होता है और RZ क्या होता है, मतलब R/cos phi क्या होता है R/Z। नाउ द लास्ट टॉपिक कम्स इज ट्रांसफार्मर, जिसके बारे में मैंने ऊपर भी बात करी थी। स्टेप अप स्टेप डाउन भी कर सकते हैं हम वोल्टेज को। तो वो कैसे होता है, तो देखो ये एक मैंने खांचा टाइप बनाया है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है कि ना ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। ये इसके अंदर वाइंडिंग्स हैं, ठीक है। ये पूरा मतलब एक मोटी सी चीज है और इसकी इस वाले एक विंडो की तरह है। ये सपोज आप एक विंडो समझ लो और इसका बीच का ये खाली है, ठीक है। इसके बीच के मतलब ये तो जगह भरी हुई है, सॉफ्ट आयरन कोर है यहाँ पे, बीच में जगह खाली है। अब इधर मैंने एक प्राइमरी सर्किट बनाया, ठीक है। इधर एन टर्न्स हैं, ये कॉइल्स के अंदर एन टर्न्स है और वोल्टेज EP है। तो वोल्टेज को मैंने EP के नाम से डिनोट करा है। एंड NP इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सर्किट। अब ये सेकेंडरी है, इधर मैंने लोड लगाया है, ठीक है। तो इधर NS मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी सर्किट और ES है नंबर ऑफ वोल्टेज, मतलब नंबर ऑफ वोल्टेज नहीं, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी सर्किट। अब ट्रांसफॉर्मर जो है हमारा बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन है। अगर स्टेप अप की बात करेंगे तो हमारा वोल्टेज सेकेंडरी के अंदर ज्यादा होगा, स्टेप डाउन की बात करेंगे तो हमारा वोल्टेज प्राइमरी के अंदर ज्यादा होगा। अब ये वर्क कैसे करता है, इसके अंदर जो हम अज्यूम करेंगे कि जो हमारा फ्लक्स लीकेज है वो 0 है।
अब फ्लक्स कैसे निकालते थे, माइनस डी फाई बाई डी टी करके, सिंस इसके अंदर टर्न भी है तो हम टर्न को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ईपी इज इक्वल टू माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी, और एक इक्वेशन बनेगी ईएस इज इक्वल टू माइनस एनएस डी फाई बाई डी टी। अब इन दोनों को मैंने क्या करा, मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, ईपी बाई ईएस मतलब EMF across primary circuit upon EMF upon secondary circuit is equal to number of turns in primary circuit upon number of turns in secondary circuit। तो ऐसे करके हमारा फॉर्मूला बना। अब इसके अंदर एक और assumption लेते हैं हम कि पावर लॉस जीरो है, इवन तो हमें पता है ये सिर्फ आइडियल कंडीशंस के अंदर ही फॉलो हो सकता है, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आइडियल ट्रांसफॉर्मर, दैट्स व्हाई वी विल टेक पावर लॉस इज इक्वल टू जीरो। तो पावर जितनी प्राइमरी में होगी उतनी सेकेंडरी में होगी, तो वीपी आईपी इज इक्वल टू वीएस आईपी, वीएस आईएस। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या बना, वीपी अपॉन वीएस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि कौन से किससे रिलेट कर रहा है, कब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये एक शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है, इसके अंदर क्या होता है, हम दोनों को ना एक ही जगह पे बाइंड करते हैं। जैसे वहां पे तो मैंने यहाँ पे कॉइल्स बांधी थी और यहाँ बांधी थी, यहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। दिस इज लाइक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि एक इस तरह का ट्रांसफॉर्मर भी होता है, आपको पता होना चाहिए। बाकी नाउ वी विल डिस्कस द थ्योरी कि वर्किंग कैसे हो रही है, क्या क्या लॉसेस आ रहे हैं, कैसे एफिशिएंसी हम बता पा रहे हैं, वो सब कुछ। सो वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, it regulates AC voltage and transfer the electric power without change or in frequency of input supply। तो ये AC वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करता है विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जो ट्रांसफॉर्मर है वो डीसी सप्लाई के साथ वर्क नहीं करेगा क्योंकि तब हमारा फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं। ट्रांसफॉर्मर हैज नो मूविंग पार्ट, इसलिए इसके अंदर फ्रिक्शन की वजह से कोई भी मैकेनिकल लॉसेस नहीं होते हैं। उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो हायर हो जाएगी किसी भी जनरेटर या मोटर से, क्योंकि उसके अंदर मूविंग पार्ट नहीं है। जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है वो कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज लो करंट। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ऑब्वियसली उसका उल्टा करेगा। जो पावर ट्रांसमिशन है इज कैरिड out always at high voltage low current so that voltage drop and power loss are minimum and transmission in transmission end, ठीक है। अगर वोल्टेज कम होगा तो जब भी वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हमारा जो पावर लॉस होगा वो मिनिमम से मिनिमम हमारा होगा ना। लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के अंदर कमियां क्या है जो रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम फेस करते हैं। आइडियल के अंदर तो हमने सब कुछ मतलब आइडियली मान लिया कि पावर लॉस नहीं हो रही, फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा, बट एक्चुअल में तो फ्लक्स लीकेज होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एयर गैप होता है बिटवीन द कॉइल्स। तो इसे मिनिमाइज करने के लिए हम बोथ कॉइल्स को टाइटली बाउंड करते हैं ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। वेयर एज सेकेंड जो मेजर लॉस होता है दैट इज बिकॉज ऑफ both coils of shell part due to heating effect of current, heating effect of current से, क्योंकि हीट से पावर लॉस हो जाएगी। टू मिनिमाइज दिस लॉसेस हम क्या करते हैं, हाई करंट कॉइल को हमेशा थिक वायर के साथ बनाते हैं जिसकी वजह से उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाए फॉर रिमूवल ऑफ प्रोड्यूस्ड हीट सर्कुलेशन। और कभी कभार मिनरल ऑयल भी लगाते हैं उन कॉइल्स के ऊपर ताकि जो करंट है वो इजिली फ्लो करे और कोई भी हीट जनरेट ना हो जिसकी वजह से पावर लॉस हो पाए। So that's all for today. Thank you.